था, ये मुझे कुचलने की कोशिश कर रहा था, मेरी तरफ गाड़ी बढ़ा दी थी। अब जब जान का खतरा मुझे लगने लगा तो ये मेरे ऑफिस में आके कहते हैं कि साहब आपने तो बहुत ज्यादा सख्ताई कर रखी है खनन पर, हम लोगों का क्या होगा, आप थोड़ा सा इसमें जो है ढील दीजिए। तो मैंने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है, सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि जिसमें जो है क्षेत्रीय नेताओं द्वारा जो है फोन आते हैं जब इस तरह के प्रकरण होते हैं और छोड़ने की बात कही जाती है। तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली कहा कि जरा तबादला करने की कोशिश की गई थी, शायद आपको पता होगा, तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। और अभी दोबारा कोई ऐसी कोशिश करता है तो न्यायालय है उनके पास मैं जाऊंगा। तो खनन माफिया चाहे वो कितना भी बड़ा है, मैं इसको नेस्ता नबूद कर दूंगा और ये भी मेरा प्रण है। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक उस क्षेत्र में अवैध खनन जीरो नहीं हो जाता। तो खनन माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो डीएफओ स्तर, एसडीओ स्तर, रेंज अधिकारी स्तर किसी को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं और ना तो इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो रही है। और उल्टा जो वन अधिकारी अपनी ड्यूटी निर्वहन कर रहा है उसके ऊपर क्रॉस मुकदमा जरूर हो जा रहा है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। गनीमत ये रही कि मेरे जो महिला कर्मी थे एटलीस्ट वो आके जो है मेरी गाड़ी पे खड़े हो गए, उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठाया और वो गाड़ी के चारों तरफ खड़े हो गए ताकि कोई भी क्षति ना पहुंचा पाए, क्योंकि एटलीस्ट कहीं ना कहीं भीड़ शायद महिलाओं को देखकर रुक जाती है, वरना अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज ये इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। हरिपुर कालसी को विकासनगर से जोड़ने वाला एक अति महत्वपूर्ण पुल है और वो पूरे जो ये हमारा जनजातीय क्षेत्र है चक्राता का, उसकी लाइफ लाइन है हरिपुर कालसी पुल। तो उसकी हालत खनन माफिया ने ये कर दी है कि उसके जो पिलर्स हैं वो खोखले हो गए हैं, पूरा नीचे से जो है खनन कर करके वो खोखला कर दिया गया है और इस कारण अब उस पुल की जो है तत्काल मरम्मत करनी आवश्यक है। दोस्तों नमस्कार। प्रदेश में खनन को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और अवैध खनन को की रोकथाम के लिए भी कहा जाता है कि भैया अवैध खनन नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है, सटीक है, ऑल इज वेल है। वन विभाग के एक अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं जो कालसी में एक अवैध रेत से भरा हुआ ट्रक जो है पकड़ते हैं, उसके बाद क्या कुछ होता है, अधिकारी के खिलाफ मुकदमा होता है और अधिकारी भी मुकदमा दर्ज करवाते हैं। कुल मिलाकर एक क्रॉस एफआईआर का सिचुएशन और सिनेरियो चलता है। एक और अधिकारी की पीठ भी थपथपाई जाती है, वहीं दूसरे पक्ष अधिकारी को जो है आरोपी बता रहे हैं। क्या कुछ रहा और खनन पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या ये पूरी घटना रही, मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा। नमस्कार, मैं राजीव नौटियाल, उप प्रभागीय वन अधिकारी कालसी चक्राता वन प्रभाग से हूँ। आपने शायद देखा होगा 3 दिन पहले की यह घटना है। मैं जब अपने कार्यालय से लौट रहा था तो मुखबिर से मुझे सूचना मिली कि आरक्षित वन क्षेत्र कालसी जो है यमुना नदी क्षेत्र में कुछ अवैध खनन की कार्यवाही चल रही है। तो जिसका संज्ञान लेते हुए मैं उस तरफ बढ़ा और जैसे ही मैं यमुना नदी कालसी पुल पे पहुंचा तो मैंने एक डंपर को आते हुए देखा और मैं उसको भी फोटोग्राफी करने लगा, वीडियोग्राफी करने लगा। इस बीच वहाँ पे कुछ संदिग्ध जो लोग थे वो मेरी तरफ बढ़े और मुझसे जो है पूछने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें अवगत कराया कि मैं एक वन अधिकारी हूँ और ये मेरा अधिकार है कि मैं अवैध खनन की गतिविधियों पर नज़र रखूँ, उनको रोकूँ। और इस पर जो है फिर उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो वो कहने लगे कि ये डंपर मेरा है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो आप बताइए फिर आप कैसे ये खनन कर रहे हैं, कि क्योंकि ये डंपर जहाँ से आ रहा है ये आरक्षित वन क्षेत्र है और ये मेरे अंडर है और मैंने हमारे यहाँ से कोई इसमें लीज पट्टा नहीं दिया हुआ है, कोई खनन की परमिशन नहीं है, आप कैसे खनन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा अवैध कागज दिखाइए। अब जैसे मैंने उनसे ये पूछा वो एकदम शक पका गए और पास में ही अपनी गाड़ी में बैठ के एकदम भाग लिए। मैंने उनको रोकने की कोशिश की पर उस समय मैं उनको रोक नहीं पाया और उन्हीं के साथ एक और संदिग्ध व्यक्ति जो बात कर रहे थे उनसे फिर मैंने उनको अप्रोच किया। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो भी मेरे किसी भी सवाल का सीधे से जवाब नहीं दे रहे थे। तो मुझे जब संदिग्ध लगने लगा तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ मेरे रेंज कार्यालय चलिए ताकि इस मामले की मैं आपसे गहन पूछताछ कर सकूँ। तो वो सहयोग नहीं कर रहे थे तो मैंने उनकी फ़ोटो लेनी चाहिए। अब जैसे ही मैंने फ़ोटो लेनी चाहिए उन्होंने जो है खींच के मेरा फ़ोन नीचे फेंक दिया और मैंने इस बीच अपने स्टाफ को भी बुला लिया था। तो मेरा स्टाफ भी वहाँ पहुँचा, उनको मैंने निर्देशित किया कि इस व्यक्ति को जो है हमें हिरासत में लेना चाहिए, अवैध खनन हो रहा है और ये उसमें संदिग्ध है। और इस बीच जो है कुछ और लोग भी वहाँ पर आ गए जो शायद इन्हीं खनन माफियाओं से जुड़े हुए थे और इन लोगों ने जो है हमारे साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी और ये जो संदिग्ध था इसको खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से भागने लगे।
जैसे ये भागने लगे तो मैं एकदम से आगे बढ़ा, मैंने उस वाहन को रोका और मैं खड़ा हो गया वाहन के आगे कि मैंने कहा मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, खनन आप कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, मुझे आपको हिरासत में लेना है। तो ये जो 3-4 लोग गाड़ी में थे उसमें से एक शख्स एकदम से उतरा जो वाहन चला रहा था और उसने जो है जोर से मुझे धक्का मारा नीचे, मेरे हाथ से डंडा खींचा और मेरे ही ऊपर वार कर दिया। और इसी बीच इनके जितने भी वहां समर्थक खड़े थे सब इकट्ठे हो गए और मेरे साथ इनकी जो है इन्होंने मेरे साथ मार। कितने लोग थे सर ये नौटियाल जी? देखिए लगभग 4-5 लोगों को मैंने इनमें पहचान किया है, जिनके अगेंस्ट मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है, नामजद किया हुआ है। उसके अलावा और भी लोग थे जिनको अज्ञात में शामिल किया गया एफआईआर में, और पुलिस से मैंने निवेदन किया कि इनको भी आइडेंटिफाई किया जाए। और 4 लोग तो इसमें नामजद हैं, लेकिन इसमें से एक जो प्रमुख एक और अभियुक्त है इसमें, बिशन शर्मा, जो अपने आप को खुद को बाड़वाला का प्रधान बता रहे थे, ये लोगों को ये कह के बरगला रहे थे, उनको मेरे विरुद्ध उकसा रहे थे कि देखिए ये एसडीओ साहब ने जो है शराब पी रखी है, लोगों से गाली गलौज कर रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं आपको पता है ये कितना संगीन है, मैं अपनी ऑफिस ड्यूटी पे हूँ और आप मेरे पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है हम ऐसा करते हैं, हम अभी के अभी जो है मेडिकल ऑफिसर के पास जाते हैं और आपका भी और मेरा भी मेडिकल परीक्षण कराते हैं। तो जिस पे ये तो आए नहीं, लेकिन मैंने अपना मेडिकल परीक्षण करवाया। ठीक है, अब आप समझ ही सकते हैं कि इनके आरोप कितने सही हैं और कितने झूठे हैं। चलिए नौटियाल, जब इस विषय पर बात करेंगे, आपने कहा कि अवैध खनन है और दूसरी ओर एक स्टिक को लेकर आपके फोटोज भी वायरल किए जा रहे हैं। इन दोनों पैरामीटर्स पर बात करेंगे। पहले अवैध खनन किस प्रकार से है और दूसरा स्टिक जो आपके हाथ में लेकर बताया जा रहा है कि मास्टर जी जो हैं सड़क पर निकल पड़े, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं एक वन अधिकारी हूँ और भारत वन अधिनियम में मुझे ये पावर्स दी गई हैं कि मुझे कोई भी वन अपराध को रोकने की शक्ति है, और मैंने उन्हीं का ही प्रयोग किया था। और ये डंडा इसलिए उठाया गया था कि ये व्यक्ति जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था, जब मेरी तरफ गाड़ी बढ़ाने लगा, ये मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाना चाह रहा था, उसको रोकने के लिए मैंने अपना डंडा उठाया था। आपके ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास किया जाता? जी जी बिल्कुल। ये ना सिर्फ उस अपराधी को अपने साथ भगा रहा था, ये मुझे कुचलने की कोशिश कर रहा था, मेरी तरफ गाड़ी बढ़ा दी थी। अब जब जान का खतरा मुझे लगने लगा तो मुझे डंडा उठाना स्वाभाविक था, अपनी सुरक्षा करने का मुझे भी हक है। आपको कुचलने का प्रयास किया गया था, आप स्पष्ट कह रहे हैं? बिल्कुल, इनके द्वारा मेरे ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की कि एकदम से मेरे ऊपर गाड़ी, क्योंकि मैं खड़ा हो गया था गाड़ी के सामने, मैं इनको जाने नहीं दे रहा था। अब इनको लगा कि ऐसे तो हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, ये मेरी तरफ गाड़ी बढ़ाने लग गए थे और तब मैंने अपना डंडा गाड़ी को रोकने के लिए उठाया था, जो तथाकथित पिक्चर्स ये कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये सब जिस प्रकार से सोशल मीडिया में चल रहा है, एक और कहा जा रहा है कि जो है आपके हाथ पे जो डंडा था कि आपने भी जो है डंडे से मारपीट की, इस प्रकार की बातें भी कही जा रही। देखिए ये सब सफेद झूठ है। उस जगह पे पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं, जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उन्होंने भी वीडियोग्राफी की है, हमारी टीम ने भी वीडियोग्राफी की है। अगर मैंने किसी भी शख्स को मैंने डंडा मारा है तो वो वीडियो दिखाएं। ये जो अभियुक्त है जिसने मेरे अगेंस्ट ये मुकदमा दर्ज करवाया है, वो ही अपना वीडियो दिखा दे कि क्या मैंने उसको कहीं मारा, क्या मैंने उसको थप्पड़ मारा, क्या मैंने उसको डंडा मारा, जरा वो साक्ष्य दिखा दें। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि पुलिस ने बिना साक्ष्य के मेरे अगेंस्ट कैसे एक क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है। तो इसके अगेंस्ट मैंने एसएसपी महोदय को भी लेटर लिखा है कि जो वहाँ के नीचे के कर्मचारी हैं जो ये एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो खनन माफिया जो नेता है तथाकथित, इनके दबाव में काम कर रहे हैं और ये एफआईआर जो है क्वैश की जाए। और इसके अगेंस्ट मैं माननीय हाईकोर्ट में भी जाऊंगा। लेकिन मैं अपने पर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया सर? देखिए इन्होंने जो है सारे निराधार हैं, मिथ्या आरोप हैं, गाली गलौज करना, मारपीट करना, और सबसे बुरी बात इन्होंने SC ST एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज कराया है। ये सब संगीन है और मतलब जो लोग ये फैला रहे हैं, ये सब झूठ फैला रहे हैं, ये व्यक्ति SC ST एक्ट की बात कर रहे हैं जो अपने ही छात्रों का, अपने ही क्षेत्र के लोगों का पैसा खा गए, उनकी छात्रवृत्ति खा गए, गरीब निर्धन छात्रों का। ये दूसरे पे SC ST एक्ट लगाने की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से दुष्प्रचार मेरे अगेंस्ट फैलाया जा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे खनन माफिया से जुड़े हुए हैं, इनके निहित स्वार्थ हैं और मैं इनको उजागर कर रहा हूं। मैं इनके सामने रुक नहीं रहा हूं, मैं इनके सामने झुक नहीं रहा हूं, मुझे इनका कोई डर नहीं है। इस वजह से सब के सब जो है एक लॉबी बनाकर मेरे अगेंस्ट दुष्प्रचार फैला रहे हैं, वन विभाग के अगेंस्ट दुष्प्रचार फैला रहे हैं, जिसके अगेंस्ट मैंने एक्शन लिया है। मैंने कल ही थाना कालसी में विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और इसके संबंध में आज भी हमारा जो संघ है, हम लोग हमारे जो मुखिया हैं विभाग के, हॉफ महोदय से भी मिले हैं, उनसे भी हमने उचित कार्रवाई करने की मांग की है और SSP साहब को भी हमने अपना आवेदन दे दिया है ऑलरेडी। और इस संबंध में हम चाहते हैं कि जल्द से जल्दी दोषियों की गिरफ्तारी हो, वरना आप समझ सकते हैं कि हमारा जो वन कर्मी है, एक अधिकारी के ऊपर तो हमला हो ही रहा है, जो हमारा एक साधारण फॉरेस्ट गार्ड है जो जंगल में अकेला ड्यूटी कर रहा है, वो कैसे
ऐसे वन अपराधियों के से जूझ सकेगा अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है तो। और ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है कि एक वन अधिकारी या वन कर्मी के ऊपर हमला हुआ है। अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा देहरादून के आशारोड़ी रेंज में रेंज कार्यालय में घुसकर जो है मारपीट की गई, रेंज अधिकारी और अन्य जो भी वहां पे कर्मी थे उनके साथ मारपीट की गई है। इतने हौसले बुलंद हैं अपराधियों के कि वो ऑफिसेज में घुस के भी मारपीट कर रहे हैं, आप फील्ड में काम करने जाएंगे वहां पे भी आपके साथ मारपीट कर रहे हैं। और जो हमें अपेक्षित सुरक्षा और सहयोग मिलनी चाहिए थी, चाहे वो हमारा पुलिस विभाग है, चाहे वो राजस्व विभाग है, प्रशासन है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसमें उतना हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, सहयोग नहीं मिल रहा है, जिस कारण जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब इस विषय पर बात करते हैं सर। खनन की बात कही जाती है और खनन में वन विभाग के रोल के विषय में बात करते हैं। आपके विभाग का किस प्रकार से रोल खनन में रहता है, कौन कौन से अनुसूचित जाति हैं और क्या कुछ है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उत्तराखंड जैसे कि आप जानते हैं प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है और ये प्रकृति की देन है कि हम एक तरह से पूरे देश को, गंगा यहाँ से बहती है, यमुना यहाँ से बहती है, ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, है ना। ये प्रदेश जो है देश को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल प्रदान करता है और कई यहाँ पे खनिज हैं। और इन्हीं की सुरक्षा हेतु जो है हमारी जो संसद है उन्होंने अधिनियम बनाए और हमसे पहले से ही जो अंग्रेज थे उन्होंने भी इनके संरक्षण हेतु अधिनियम तभी बना दिए थे। तो भारत वन अधिनियम 1927 की हम बात करें जिसको हमने अपनाया है, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उसके अनुसार जो है वन उपज जो है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और उसमें ये सभी खनिज आते हैं। जैसे नदी से जो आप रेत, बालू, आरबीएम, चट्टाने, पत्थर, जो भी ये निकलता है, चाहे वो वन क्षेत्र है या वो सामान्य नदी है, वो बाय डिफॉल्ट वन उपज माने जाते हैं। और इसमें वन विभाग से क्लियरेंस लेकर ही उसके बाद लीज पट्टा दिया जाता है, फिर उनको रेवेन्यू दिए जाते हैं। तो अगर ये कार्यवाही नहीं हो रही है, इसके बगैर ही अगर कोई भी खनन किया जा रहा है तो वो अवैध है। और अवैध खनन होने से न सिर्फ राजस्व की हानि होती है, पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, बल्कि अगर मैं जिस क्षेत्र से हूं आप वहां की बात करें तो हरिपुर कालसी को विकासनगर से जोड़ने वाला एक अति महत्वपूर्ण पुल है और वो पूरे जो ये हमारा जनजातीय क्षेत्र है चक्राता का, उसकी लाइफ लाइन है हरिपुर कालसी पुल। तो उसकी हालत खनन माफिया ने ये कर दी है कि उसके जो पिलर्स हैं वो खोखले हो गए हैं, पूरा नीचे से जो है खनन कर करके वो खोखला कर दिया गया है। और इस कारण अब उस पुल की जो है तत्काल मरम्मत करनी आवश्यक है, जिस हेतु जो है जिलाधिकारी महोदय को आपदा प्रबंधन एक्ट में जो है परमिशन देनी पड़ रही है, कार्य करवाना पड़ रहा है, क्योंकि ये इतना विकट समस्या पैदा हो गई है कि इसको तत्काल करवाया जाना इम्पोर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं किस तरह खनन माफिया जो है चारों तरफ से जो है न सिर्फ क्षति कर रहा है बल्कि राजस्व की भी हानि कर रहा है और ऊपर से चोरी करने के बाद सीनाजोरी भी हो रही है कि जो वन अधिकारी अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं उसको इस तरह के झूठे मुकदमों में फंसाकर उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है हम सभी के लिए, चाहे वो कर्मी है चाहे वो जनता है। अब एक सवाल ये भी उठ रहे हैं सर, सवाल बड़े गंभीर उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपको जो आपके इनपुट थे उन्होंने सूचना दी कि इस प्रकार से जो एक ट्रक चल रहा है, लोगों का कहना है कि आप तमाम जो आपके फॉरेस्ट गार्ड हो, रेंजर हो, उनको साथ लेकर क्यों नहीं गए, आप अकेले क्यों चले गए, ये बड़ा सवाल है। और इस सेफ्टी को लेकर भी बड़ा सवाल है। इस प्रकार से यदि अधिकारी अकेले जाएगा तो उसकी सेफ्टी का क्या होगा? आप साथ में अन्य जो आपके रेंजर हैं, सहकर्मी हैं, फॉरेस्ट गार्ड है, उनको लेकर क्यों नहीं गए सर? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरे ही अंडर एक सुरक्षा सचल दल है, उसमें 7 सदस्य हैं और मैं इन सदस्यों के साथ वहां गया हूं। यह है कि क्योंकि जब मुखबिर से सूचना मिलती है तो आपको गुप्त तरीके से काम करना पड़ता है, एकदम जाएंगे तो वो भाग खड़े होंगे। तो उनको पकड़ने के लिए ही इस तरीके से मैं गया था। आगे मैं गया था, पीछे से मेरी टीम आ रही थी और जिस समय ये सब मारपीट हुई है उस समय मेरी टीम वहीं मौके पर मौजूद थी। मेरे टीम नोटियाल जी, टीम पहले आई या पहले आप आ चुके थे? देखिए, पहले मैं गया क्योंकि गुप्त ऑपरेशन था और मैं इसलिए पहले से पोजीशन ले ली थी ताकि मैं इसको देख सकूं, इसको मॉनिटर कर सकूं। फिर मेरी टीम पास में ही थी, मेरी टीम लगभग 1 किलोमीटर पीछे थी, वो पीछे से आ रही थी। और जब ये सब घटनाक्रम हुआ मेरी टीम वहां पे मौजूद थी। जो ये मार पिटाई हुई है, सब कुछ हुई है, वो मेरी टीम वहीं थी। तो आपकी टीम नोटियाल जी, आपकी टीम ने जो है इस पूरे प्रकरण को रोकने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल, उनके जितने प्रयास थे उन्होंने किए। और लेकिन भीड़, आप समझते हैं कि भीड़ क्या करती है, उसमें सब लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। और गनीमत ये रही कि मेरे जो महिला कर्मी थे एटलीस्ट वो आके जो है मेरी गाड़ी पे खड़े हो गए, उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठाया और वो गाड़ी के चारों तरफ खड़े हो गए ताकि कोई भी क्षति ना पहुंचा पाए, क्योंकि एटलीस्ट कहीं ना कहीं भीड़ शायद महिलाओं को देखकर रुक जाती है, वरना अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज ये इंटरव्यू नहीं दे रहा होता।
नोटेल जी, सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबरें भी चल रही हैं कि आप वहां अकेले गए थे। हालांकि आपने इस बात का खंडन किया कि आप टीम के साथ गए थे, और लोगों का ये भी कहना है कि जब कोई भी अधिकारी अकेले किसी ऑपरेशन में जाता है तो उसके दो इंटेंशन होते हैं, या तो अधिकारी की मनसा ठीक नहीं है, और या तो अधिकारी को जो है ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं सब कुछ जो झेल लूंगा और सब कुछ कर लूंगा। अगेन ये सब जो है मिस इन्फॉर्मेशन हैं। देखिए, ये जो लोग हैं, जो ये खनन माफिया हैं, ये इतने बेशर्म हैं और इतनी हिम्मत है इनकी कि कुछ दिन, ये घटना जो घटी है इससे कुछ दिन पूर्व ये मेरे ही ऑफिस में आए थे 10-12 लोग। इसमें आई थिंक एक वो भजराम शर्मा भी है जो अभियुक्त है, ये मनीष चौहान आदि, ये सब लोग आए थे। ये तो हम वीडियो फुटेज में भी आइडेंटिफाई करेंगे भी। इनके खिलाफ मैंने वन अपराध भी दर्ज कर लिया है। ये मेरे ऑफिस में आके कहते हैं कि साहब आपने तो बहुत ज्यादा सख्ताई कर रखी है खनन पर, हम लोगों का क्या होगा, आप थोड़ा सा इसमें जो है ढील दीजिए। तो मैंने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है, सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि जिसमें जो है 90% रोक दिया जाए और 10% छोड़ दिया जाए, या 80% रोक दिया जाए या 20% छोड़ दिया जाए। इस पर तो पूर्ण विराम लगेगा, जो भी अवैध है उस पर तो पूर्ण विराम लगेगा। और मेरे भी संज्ञान में जो भी अवैध कार्यवाही करोगे आप, वो आएगी तो मैं तो बिल्कुल एक्शन लूंगा, मैं तो नहीं रोक सकता। तो जब ये मुझसे निराश होकर वापस लौटे, उसके बाद ये सब इन्होंने, इनके जो मनसुखे थे ये करते रहे। तो अब मेरे संज्ञान में जैसे ही आएगा मैं तो एक्शन लूंगा। अब सवाल ये भी उठता है सर, क्या जितने आरोपी थे इनमें से किसी को आप पहले से जानते थे, कभी आपका सामना किसी से हुआ हो? जैसा मैंने नाम लिया, ये भजराम शर्मा जो है, ये आए थे मेरे ऑफिस में, और जो 2-3 लोग हैं ये वीडियो फुटेज में अवेलेबल है, इनसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ये उसी क्षेत्र के निवासी हैं। और इस बीच हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये अभियुक्त है जिसने मेरे अगेंस्ट मुकदमा लिखवाया है, ये वन अपराधी है, और इसके अगेंस्ट जो है संबंधित कालसी जो भूमि संरक्षण डिवीजन है, वहाँ पे भी शायद इसके अगेंस्ट वन अपराध पंजीकृत है, जिसकी अभी जांच की जा रही है। तो इसके बारे में सब कुछ निकल आएगा बहुत जल्द। ये सब लोग संगठित रूप से जो है अपराध करते हैं, और जब कोई वन अधिकारी जो है एक्शन लेता है तो उसको इस तरह से जो है झूठे मुकदमे में फंसा के उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये भी तो उठता है नोटेल जी, वन विभाग आपने तो जो एक्शन लिया है, और क्या पूरा विभाग ही एक्शन ले रहा है? सवाल ये है कि आखिर किसके साये में जो अवैध खनन हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि जो है विभाग की भूमिका नहीं है, संदिग्ध नहीं है, विभाग के कर्मचारी भी मिले हुए हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा भी हो रहा है तो मैंने अपने अंडर जो मेरे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, मैंने उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। 1-2 मेरे पास कंप्लेंट्स भी आई थी कि जो बैरियर्स पर जो लोग हैं शायद वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उनको वहां से हटाया, मैंने उनका वेतन भी रोका है, और उन पर जांच चल रही है, और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। तो मेरी तरफ से कोई कोताही इसमें बरती नहीं जा रही है। और जहां तक विभाग की बात होती है, तो वन विभाग जो मेरा क्षेत्र है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसमें संबंधित विभाग राजस्व विभाग भी है, खान अधिकारी हैं, पुलिस है। तो राजस्व की हानि रोकना, वन अपराध रोकना, ये जो भी काम असामाजिक तत्व कर रहे हैं, हम सभी का दायित्व है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बाकी के जो विभाग हैं शायद इनको भी सहयोग देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जो यमुना नदी क्षेत्र और टॉन्स नदी क्षेत्र पे जो ये अवैध खनन चल रहा है, आई थिंक आप बहुत समय से सुनते आ रहे होंगे कि अत्यधिक खनन हो रहा है। मैंने अपने तरफ से पूरे एक्शंस लिए हैं, और संबंधित उच्च अधिकारी, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे वो जिला खान अधिकारी हो, पुलिस के संबंधित अधिकारी हो, सबको मैंने सूचित किया है। अब सवाल ये नोटेल जी, आपने सूचित किया, आपने नहीं, तमाम जगहों से जो है तमाम अधिकारी सूचित करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है? नहीं अवैध खनन रुकता है, वही चीजें जो हैं दोबारा शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा खेद का विषय और गंभीर भी है, क्योंकि देखिए जो खनन है उसको एनजीटी और माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा भी जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि खनन जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ये ऐसी चीज है कि कल को जो है एक भयावह स्थिति पैदा कर सकती है, बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, और जो पानी का जो तंत्र है वो बिगड़ सकता है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि क्षेत्रों में जो है धीरे धीरे बारिश कम हो रही है, और वृष्टि होती है तो अतिवृष्टि होती है। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। अगर क्लाइमेट चेंज, अनसस्टेनेबल चीजें होंगी, जंगलों का नाश होगा, वनों का नाश होगा, इस तरह से अवैध गतिविधियां होंगी, तो सभी को इसको भुगतना पड़ेगा। अब इस विषय पर बात करते हैं सर। अवैध खनन को लेकर हमने बात की, और विभाग की भूमिकाओं को लेकर भी हमने बात की। अब सवाल ये उठता है कि आप जैसे जो युवा अधिकारी हैं, यदि माफियाओं से भिड़ जाते हैं और आप पर अटैक भी होते हैं, किस प्रकार से आप देख रहे हैं? तमाम अधिकारी हमने देखा जो है उन पर इस प्रकार के अटैक हुए।
देखिए, बहुत गंभीर है ये। मेरे पे अटैक हुआ है और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिस पे अटैक हुआ है। जैसा मैंने बताया, कुछ दिन पूर्व भी आशा रोडी रेंज के रेंज कार्यालय में भी मारपीट हुई थी। विगत साल हमारे ही डिवीजन में, चक्राता वन प्रभाग में, इसी तरह से जो तत्कालीन डीएफओ साहब थे वो भी खनन माफिया के विरुद्ध एक्टिविटी करने नदी तट में पहुंचे थे अपनी टीम को लेकर। उस पे उन पे जो है खनन माफियाओं ने पत्थर फेंके, पथराव किया और वो भी अपनी जान बचाकर किसी तरह से बचे हैं। तो खनन माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो डीएफओ स्तर, एसडीओ स्तर, रेंज अधिकारी स्तर किसी को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं और ना तो इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो रही है। और उल्टा जो वन अधिकारी अपनी ड्यूटी निर्वहन कर रहा है उसके ऊपर क्रॉस मुकदमा जरूर हो जा रहा है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है, अगर इसमें हेल्प नहीं मिलती है तो माननीय न्यायालय ही इसमें कार्यवाही करेंगे। अब ये भी कहा जाता है कि, मैं सीधा और स्पष्ट कहूंगा, ये भी कहा जाता है कि अवैध खनन का जो पिटारा होता है या लड्डू होता है वो सब में बढ़ता है। विभाग कोई भी हो, तमाम विभागों में जो है तमाम चीजें जाती हैं, इस प्रकार की बातें कही जाती है और सारे इनपुट लेकर ही अवैध खनन किया जाता है, उसके बाद ही किया जाता है। देखिए, इस बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। आप लोगों को क्या इनपुट्स मिलते हैं, संबंधित विभाग इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। वन विभाग की तरफ से जो मेरा क्षेत्र है, मैं इसमें पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूँ, इसीलिए उस क्षेत्र में अवैध खनन पे बहुत बंदिशें भी लगी हैं। और जहाँ तक खनन का क्षेत्र है तो ये एक मतलब सहभागिता इसमें राजस्व विभाग, खान अधिकारी, पुलिस, इन सभी की है, सिंचाई विभाग, अब सभी को इसमें सहयोग देना ज़रूरी है। और इसके जो चेक्स हैं, अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं शायद नियमों में थोड़ा सा कड़ाई बरतने की ज़रूरत है, तो वो सरकार करे तो अच्छा रहेगा। सर, खनन को लेकर जो शिथिलीकरण किया जा रहा है, नॉर्म्स हल्के किए जा रहे हैं, उनको लाइट किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक पूरे पैरामीटर्स में जानना चाहूंगा, किस प्रकार से जो है ढील देने का प्रयास किया जाता है खनन में? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नियमों को कड़ा करना बहुत ज़रूरी है। पहले जो है, एक जब आप लीज पट्टा देते थे खनन के लिए, तो उसमें जो टीम होती थी संयुक्त जो निरीक्षण करती है, उसमें एसडीएम अध्यक्ष होते थे और एसीएफ भी उसके मेंबर हैं, सिंचाई विभाग के अभियंता उसमें मेंबर होते हैं और खान अधिकारी उसमें मेंबर होते हैं। अब उसमें एक चेंज किया गया है कि जो वन विभाग की तरफ से एसीएफ मेंबर होते थे उनकी जगह अब रेंज अधिकारी हो रहे हैं और एसडीएम साहब को भी उससे हटा दिया गया है। तो आप एसडीएम साहब की जगह तहसीलदार साहब आ गए हैं, एसीएफ की जगह रेंज अधिकारी आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि जब उच्च अधिकारी जो ज्यादा नियंत्रित इन चीजों को कर सकता है उनको हटा दिया गया है, उनके निम्न स्तर के अधिकारी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है चिंता का विषय है, क्योंकि अगर खनन माफिया हावी है तो नीचे के अधिकारियों को मैनिपुलेट कर सकता है। एटलीस्ट जो थोड़ा उच्च अधिकारी हैं वो अपना रेजिस्टेंस रखेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीचे के अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, लेकिन उन पे शायद कहीं ना कहीं दबाव बनाना ज़्यादा आसान है। तो ये एक चिंता का विषय है। सर, क्या इससे पहले आपके साथ इस प्रकार की कभी कोई घटना हुई कि आपने जो है इस प्रकार से बड़े फैसले लिए हों और जो अवैध खनन है उसके खिलाफ जो है कोई भी मोर्चा खोला और उस प्रकार से कुछ हुआ? देखिए, मेरे साथ हुआ है, बिल्कुल हुआ है, उसी क्षेत्र में हुआ है और ये जो घटना घटी है इन्हीं से जुड़े लोगों से संबंधित है। उस समय भी मैंने एक पिकअप पकड़ा था, आरक्षित वन क्षेत्र हमारा जो है टॉन्स और यमुना नदी से लगा हुआ, उसमें भी अवैध खनन कर अभियान वो कर रहे थे। उस गाड़ी को मैंने पकड़ा, सीज किया और फिर हुआ क्या कि उसके बाद जो है संबंधित जो खनन माफिया है ये अपने नेताओं को लेकर प्रभागीय वन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और वहाँ पे मेरी शिकायत करी गई झूठी कि इन्होंने जो है प्रताड़ित किया है, इन्होंने जाति सूचक शब्द बोले हैं, इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए, इनके विरुद्ध एक्शन लिया जाए। तो मैंने कहा कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं आप तथ्य रखिए और अगर मैं सच में इसमें दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। तो इनके द्वारा कोई तथ्य रखे नहीं गए क्योंकि सब झूठ था और इनकी हिम्मत इतनी थी कि डीएफओ साहब के कार्यालय में ये मुझे धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें SC/ST एक्ट में फंसा के भेज देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग कर लीजिए जो कुछ करना है, मैं जानता हूं मैं क्या हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और जो आप बोल रहे हैं वो किस नियत से बोल रहे हैं वो भी जग जाहिर है। तो ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दी थी, पहले भी दी थी और दोबारा इन्होंने वो प्रेशर डाल के कर ही दिया। और तो इसीलिए मैंने SSP साहब को भी पत्र लिखा है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन की हैं कि इसके लिए जो है इस प्रकरण के लिए एक स्पेशल टीम गठित की जाए, SIT, जो SP और DSP लेवल के अधिकारी हों, उसमें उनसे अनिम्न अधिकारी ना हो, ताकि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो सके। अब सर, इस विषय पर बात करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर के विषय में बात करते हैं और जो राजनीतिक शरण है उसके विषय में बात करते हैं। क्या खनन कहें या अवैध खनन कहें, ये बिना पॉलिटिकल प्रेशर के, बिना राजनीतिक शरण के जो है ये सब कुछ पॉसिबल है? और यदि कभी
इस प्रकार की घटना हुई है आपके साथ कि भैया आपने कोई ट्रक पकड़ा हो, डंपर पकड़ा हो और आपको फोन आ गया हो कि भैया ये जो है इस नेता का है और इस नेता का है जो आपको छोड़ना पड़ेगा, और आपने छोड़ दिया हो या ना छोड़ा हो? मैं जानना चाहूंगा स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि इस प्रकार की तमाम घटनाएं आती हैं। बिल्कुल। देखिए, मुझे फ़ोन करने की शायद अब ये लोग जो भी हैं तथाकथित नेता हैं वो हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि भली बातें जानते हैं कि आदमी सुनेगा नहीं। लेकिन मेरे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उन्होंने अक्सर कंप्लेन की है कि उनको जो है क्षेत्रीय नेताओं द्वारा जो है फ़ोन आते हैं जब इस तरह के प्रकरण होते हैं और छोड़ने की बात कही जाती है। तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली कहा कि जब भी इस तरह का कोई वाकया हो तुरंत मुझे बताएं, और क्योंकि वैसे भी जो नीचे का अधिकारी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये सब चीज़ें करना, बट एटलीस्ट वो मुकदमा तो दर्ज करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, कार्यवाही करेंगे, तो उनको घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जब तक इस प्रकार के मामले तो आते होंगे सर कि जो है जो ट्रक है या जो ये है ये अमुक नेताजी का, अमुक नेताजी का है, इसको छोड़ दीजिएगा। यहीं से जो है पैरामीटर्स डिसाइड होने लग जाते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति या एक नॉर्मल आदमी है जो क्राइम कर रहा है, उसके क्राइम को क्राइम माना जाता है, पर जो पॉलिटिकल शरण है या फिर पावरफुल लोग हैं उनको इस क्राइम से जो बाहर रख दिया जाता है पॉलिटिकल प्रेशर के कारण। देखिए, मैं अगेन वही बात कहूँगा कि मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो अवैध है, अवैध खनन हो रहा है, कोई भी अवैध कार्यवाही की जा आपको रही है, व्यक्तिगत तौर पे कभी कॉल नहीं आई? नहीं, क्योंकि शायद लोगों को पता है कि मैं ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं करता हूँ। आपके नीचे जो आपके सहकर्मी हैं उनको कॉल आए होंगे? हाँ, डेफिनेटली मेरे को कई बार मेरे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि हमें इस तरह से अक्सर जब हम कार्रवाई करते हैं तो हमें रोक दिया जाता है या फ़ोन आ जाता है कि वहाँ मत जाइए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। ऐसा सुनने में मिला है जी। तो क्या सहकर्मी कहते नहीं आपकी कि जो है कभी कभार इस प्रकार की जब घटनाएं हो जाती हैं कि सर जो है आप अकेले भिड़ते हैं, इनसे भिड़ना ठीक नहीं है, कौन इन लोगों से भिड़े, ये लोग बड़े पावरफुल है, ये लोग खनन के जो हैं बड़े पार्टनर हैं, या फिर कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी है, तमाम चीज़ें कहते नहीं आपके सहकर्मी आपसे? देखिए, वो कहते हैं, लेकिन मैंने भी उनको साफ साफ कहा है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जो खनन माफिया है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, मैं इसको नेस्ता नबूद कर दूंगा, और ये भी मेरा प्रण है। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक उस क्षेत्र में अवैध खनन ज़ीरो नहीं हो जाता है। और मैंने इस संबंध में कार्यवाही की है। मैंने खान अधिकारी को भी अवगत कराया है। उस क्षेत्र में कुछ पट्टे थे जो पूर्व में दिए गए थे, लेकिन वो अपनी जो उनकी टाइम लिमिट होती है उसके बियॉन्ड वहाँ पे चल रहे थे। तो मैंने उसके संबंध में भी संबंधित खान अधिकारी को अवगत कराया है कि ये कैसे चल रहे हैं, आप इस संबंध में स्पष्ट हमें करें ताकि हम भी अपनी कार्रवाई कर सकें। तो अभी तक उनका जवाब मुझे आया नहीं है। नोटेल सवाल ये भी तो आपने कहा कि खनन माफियाओं को निस्ता नाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, पर एक अधिकारी, सिर्फ एक अधिकारी, आपके जैसे अधिकारी जो खनन माफियाओं से भिड़ जाते हैं, कैसे निस्तानाबूद कर देंगे? तमाम पॉलिटिकल शरण उनको है, तमाम अधिकारी उनसे मिले हुए हैं, तमाम आपके छोटे कर्मचारी उनसे मिले हुए हैं, आप कैसे कर लेंगे? ये बड़ा सवाल है। आप लड़ तो रहे हैं, पर आपके पास सोर्सेस और आपके पीछे बैकअप क्या रहेगा? ये बड़ा सवाल है ना। आप लड़ जाते हैं, कुछ समय बाद हो सकता है कि आपका जो ट्रांसफर कर दिया जाए। देखिए, इसमें मैंने अपने उच्च स्तर के जो अधिकारी उनसे सहयोग मांगा है, और सहयोग के रूप में ना सिर्फ मैन पावर चाहिए, तकनीकी समाधान भी हमें ढूंढने हैं। तो मैंने मांग की गई है अपने उच्च अधिकारियों से कि जो यमुना क्षेत्र है वो अत्यधिक संवेदनशील है, तो वहाँ पे एक वॉच टावर लगाया जाएगा, उस पर एक कैमरा स्थापित किया जाएगा वायरलेस, जो दिन और रात दोनों में निगरानी कर सकता है और उसको दूर से एक्सेस किया जा सकता है। मुझे इस तरह से नदी क्षेत्र में शायद जाने की जरूरत ना पड़े, मैं अपने कार्यालय से ही उसकी एक्सेस लेके देख सकता हूँ कि वहाँ पे अवैध खनन कौन कर रहा है। उसकी इतनी रेंज है। हमारे पास ड्रोन कैमरे हैं, हम ड्रोन कैमरों के थ्रू इस पे निगरानी करेंगे। मेरे पास सुरक्षा सचल दल है। थोड़ा इसमें हमें मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं कहीं से भी इसमें रुकने वाला नहीं हूँ। थोड़ा सा जितना भी मैं एफर्ट डाल सकता हूँ, और इसमें और ज़्यादा मुझे अब एफर्ट डालने हैं, क्योंकि अब दिख गया है कि ये लोग जो हैं इनको जो है सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, जितने इनके हौसले बुलंद हुए हैं। तो अब आप आगामी दिनों में देखेंगे कि एक अभियान चलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने के अंदर उस पूरे क्षेत्र में खनन ज़ीरो हो जाएगा। आप देखेंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सिचुएशन और सिनेरियो जब भी आते हैं तब हम देखते हैं कि संबंधित जो अधिकारी है उसका तबादला कर दिया जाता है, और आप अगर एक होमवर्क वहां फिट करें, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करें कि भैया अवैध खनन न हो, और इस बीच आपका तबादला हो जाए, तो फिर कैसा लगेगा आपको?
देखिए, तबादला करना इतना आसान नहीं है। मेरा तबादला करने की कोशिश की गई थी, शायद आपको पता होगा, तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। और अभी दोबारा कोई ऐसी कोशिश करता है तो न्यायालय है, उनके पास मैं जाऊंगा। नियम अनुसार 3 साल से पहला मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, अनटिल अनलेस कोई मेरे अगेंस्ट इस तरह की चीज़ प्रूव ना हो, तो वो हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं। तो अभी 1 साल मुझे हुआ है, 2 साल अभी भी मेरे पास वहाँ पे हैं। तो 2 साल में अगर मैं वहाँ रहा, जो कि मैं रहूँगा, मुझे यकीन है, तो आप देखेंगे कि उस क्षेत्र की जो भी अवैध गतिविधियां हैं उस पर अंकुश लग चुका होगा, वो क्षेत्र जो है बदल चुका होगा। समय देने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वन विभाग के एक अधिकारी जो अवैध खनन के खिलाफ जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि अवैध खनन नहीं होने देंगे, और एक ट्रक, एक डंपर जिसको वो पकड़ते हैं और उसके बाद जो है इन पर हमला होता है अधिकारी पर, और अधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा हमला नहीं किया गया, परंतु दूसरे पक्ष के द्वारा भी जो है इन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोनों पक्षों की ओर से अब मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और विषय अब जांच का है कि जांच में क्या कुछ निकलता है, कौन दोषी है, अधिकारी दोषी है या फिर मारपीट करने वाले दोषी हैं, क्योंकि दोनों ओर से जो है अब मुकदमे लिख चुके हैं। तो आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रवचन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।